नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुमाऊं के रास्ते मानसून की एंट्री हुई। चंपावत के बनबसा में जोरदार बारिश हुई। आज यहां पर 71 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज रात भर बारिश होगी। कल देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बिल्कुल, मानसून देखिए कल 27 तारीख को जो है उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया है। ज्यादातर हिस्से जो है उत्तराखंड के वो कवर हो गए हैं। थोड़ा जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र है वो बचे हैं, तो वो भी 1 से 2 दिन में कवर हो जाएंगे। बाकी बारिश की बात करें तो आज भी ठीक बारिश मिली है प्रदेश में, अनेक जगहों तक में है। और भारी वर्षा की बात करें तो उसमें चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो है बनबसा स्टेशन है वहां पे रही है। आगे भी देखें तो जो एक्टिविटी है वो आज भी ऐसी है, कल भी इसी तरह की रहेगी। अनेक जगहों तक में आप हल्की से मध्यम कह सकते हैं। और साथ साथ में एका दुक्का जगहों में जो हैवी रेन्स है, जिसमें कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर देखें तो बागेश्वर, चमोली या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि हैवी रेन्स एका दुक्का मिलेगी। द रामनगर के फाटो जोन में भारी बारिश की वजह से कई जिप्सियां पानी में फंस गई। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो जोन में सैलानियों को लेकर ये जिप्सियां निकली थी, लेकिन यहां रात भर बारिश के बाद जो स्थिति बनी तो जंगल के रास्ते में पानी भर गया और यहां कई जिप्सियां फंस गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन जिप्सियों में फंसे सैलानियों को निकाला गया। बारिश की वजह से इस जोन को फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। बरसाती सीजन में पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। यहां दुर्गम इलाकों में तेज बारिश ऐसा कहर बरपाती है कि सब कुछ पल भर में जमींदोज हो जाता है। इस सीजन में भी यहां के 123 गांव में खतरा बना हुआ है, जहां जरा सी बारिश मौत का तांडव मचा सकती है। मानसून के साथ ही जोन 5 में बसे पिथौरागढ़ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीते सालों यहां बरसात ने एक नहीं दर्जनों बार तांडव मचाया था। ऐसे में आफत की बारिश की चपेट में वे इलाके सबसे पहले आते हैं जो प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी तहसील सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन तहसीलों के 123 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर आसमानी आफत कभी भी कहर बनकर टूट सकती है। मैं तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी और तहसील मुनस्यारी और तहसील तेजम का कुछ हिस्सा, ये सब संवेदनशील क्षेत्र में जाने जाते हैं। इसमें से इन 3 तहसीलों में लगभग 117 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुछ गाँव में विस्थापन की कार्रवाई भी चल रही है। प्रशासन ने 123 गांव में से 50 गांव को विस्थापन वाली लिस्ट में भी शामिल किया है। शासन को पैसा मिलते ही इन गांवों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ऐसे में 123 सेंसिटिव गांव में जहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का प्लान तैयार हुआ है, वहीं आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ परिवार हैं जहां पर भूस्खलन की संभावना है, जिससे कि जान माल की भी क्षति होने की संभावना है। उसमें हम लोग विस्थापन का भी काम कर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वहां पे अगर इस तरह की कोई चांसेस हैं तो वहां से हट जाएं। उनको हम एक सेफ जगह भी विस्थापित करेंगे। साथ ही आपदा के समय इन इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी कठिन हो जाता है। यही नहीं, प्रभावितों को राहत के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक हालात वाले इलाकों में बेहतर यही होगा कि सरकारी सिस्टम पहले से एक्टिव मोड में रहे, ताकि आपदा के समय से मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून सीजन में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बने भूस्खलन जोन इस बार भी चुनौती रहने वाले हैं। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, धरासू बड़े भूस्खलन जोन है, तो वहीं गंगोत्री हाईवे पर हेलगुडाड़, डबरानी, बंदरकोट के पास बड़े भूस्खलन जोन है, जो यात्रा में यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे भूस्खलन जोन हैं जो बारिश के दिनों में एक्टिव हो जाते हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह मशीनें तैनात कर दी गई हैं ताकि मार्ग बंद होने की स्थिति में दोबारा सुचारू किया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और ग्रामीण इलाकों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर बातचीत की। इस मौके पर सीएम धामी ने नैनीताल के तल्लीताल डाकघर को कहीं और शिफ्ट किए जाने की मांग की। साथ ही BSNL के 481 टावर लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने और गुंजी में लगे टावर को शुरू करने की मांग की। उधम सिंह नगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां अश्लील हरकत और गंदी बात करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें केस दर्ज करने के नाम पर एक लड़की से वो अश्लील बातें कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद DGP ने जांच के आदेश दिए और अब उधम सिंह नगर के SSP ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। हरिद्वार के शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। बाद में देर शाम हरीश रावत भी परिजनों से मिलने पहुंचे। जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों में बीजेपी नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता। हरिद्वार में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में भी बीजेपी नेता का नाम सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जो बलेड़ा कांड में एक शब्द नहीं बोली, आदित्य राज के खिलाफ पुतले नहीं जलाती, अंकिता भंडारी केस में अंकिता के VIP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वो महिला मोर्चे ने करण मेहरा के पुतले पूरे प्रदेश में जलाई। इससे समझ सकते हैं इनका संगठन और इनकी सरकार की सोच कैसी है। नैनीताल नगर पालिका से अब टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। पालिका ने अब ऐसा तरीका खोजा है जिससे कारोबारियों को टैक्स का पूरा हिसाब देना होगा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। नैनीताल में दुकान और होटलों की कमाई अब उनके छिपाए नहीं छिपेगी। ड्रोन सर्वे के बाद अब पालिका ने जियो सर्वे शुरू कर दिया है, तो शहर के डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। जियो सर्वे के दौरान घर और दुकानों के साथ रेस्टोरेंट, होटलों के कमरों की सही जानकारी ऑनलाइन फीड होगी, तो वहीं कमरों और जमीन के दायरे के हिसाब से टैक्स पालिका को देना होगा। राज्य सरकार के प्रयासों से शुरू की गई नैनीताल के कवायद पर आम शहरी खुश हैं। ये नगर पालिका की आय वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण आगे का जो है एक मार्ग वो निकलेगा, रास्ता निकलेगा। और अगर इसमें ईमानदारी से अगर सर्वे किया जाएगा तो कभी भी नगर पालिका को किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं का जो होगा उसका पास एक अपना फंड होगा। नैनीताल में अधिकांश दुकानों, मकानों और होटलों में अंग्रेजों के दौर का टैक्स ही चल रहा है, तो इससे सरकार को भी खूब चूना लग रहा है। हालात तो ये है कि करीब 20 से ज्यादा कमरों वाले होटल मालिक टैक्स चोरी कर अपनी झोली भर रहे हैं, जबकि घरों को किराए में लगाने वाले भी पालिका के राजस्व पर डांका डाल रहे हैं। हालांकि पालिका ने जब सर्वे शुरू किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो उसी क्रम में अभी सर्वे चल रहा है। मैं सभी जो भी यहाँ पर को होटल स्वामी हैं और अन्य प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है, जो सर्वे है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है, इसलिए वो उसमें सहयोग करें। उसमें अन्यथा वो सरकारी काम में जो है बाधा के तौर पर उसको ट्रीट किया जाएगा। बहरहाल अगर ये सब ईमानदारी से हुआ तो पालिका की झोली तो भर ही जाएगी और सरकार की निर्भरता कम होने के साथ एक क्लिक में सभी जानकारी भी मिल जाएगी।
साथ ही जियो मैपिंग होने के बाद छिपाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून के काट बंगला के बाद आज प्रेमनगर के सुद्ध दोवाला में स्लम एरिया में अतिक्रमण पर एमडीडीए का बुलडोजर चला। सवाल है कि आखिर ये बस्तियां, ये अतिक्रमण क्या रातों रात होती हैं? अगर होती हैं तब अधिकारी कहां होते हैं? इस प्रक्रिया से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इन्हें घर मिलने चाहिए थे। तोड़ना बहुत आसान होता है। आप हर घर में जाइए, हर घर की कोई ना कोई महिला बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तब जाके उन्होंने 2-2 4-4 ईंट जोड़ के ये मकान बनाया है। ये है कांग्रेस की निवर्तमान सभासद उर्मिला ढोंडियाल थापा, जो रिस्पना किनारे खाट बंगला में ढहाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कि इनको उजाड़ने से पहले सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस इलाके में महज 2016 के बाद अतिक्रमण कर 400 से अधिक घर खड़े कर दिए गए। ये महज एक उदाहरण भर है। उत्तराखंड में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, पिछले 24 साल में इसी तरह नदी नालों के किनारे 500 से अधिक अवैध बस्तियां खड़ी हो गयी और इनके पीछे का कारण रहा है वोट की सियासत। नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए जहां जगह मिली वहां लोगों को बसाया और इनके पीछे एक पूरी भीड़ उत्तराखंड पहुंच गई। ताज्जुब ये है कि इन अवैध बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क भी पहुंचा दी गई है। पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, तो विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अवैध बस्तियां कांग्रेस की देन है। ये मलिन बस्तियां ही नहीं, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लगता है इस प्रदेश की सारी जो है डेमोग्राफी जो है चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से वनों की जमीन में घुस गए, हजारों जो है धार्मिक स्थल बना दिए गए। पहले 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 10 लोग आए और इसके पीछे बड़ा भारी जो है माफिया काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी ने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि हमने लोगों को बसाया है बस्तियों के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने खुलेआम छाती ठोक के क्लेम किया है कि इंदिरा गांधी के समय से हम लोगों ने लोगों को वहां पर बसाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना राजनीतिक दलों के, बिना सरकारों के चलते ये सब संभव नहीं हो सकता। ये हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि रिस्पना के किनारे बसी बस्तियां अतिक्रमण है, तो नदी की भूमि दबाकर बनाए गए बड़े बड़े होटल भी अतिक्रमण है। सवाल ये भी उठाया कि इन अवैध बस्तियों से बिजली बिल के साथ हाउस टैक्स कैसे वसूला जाता रहा। सारी सुविधाएं जब दे दी तो अतिक्रमण तो नाम खत्म ही कर दिया। अगर आप अतिक्रमण की भूमि पे सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? वहाँ सांसद ने काम किया, वहाँ विधायक ने काम किया, वहाँ पार्षद ने काम किया। हमने उनसे डिमांड करी है कि पहले इनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कहीं विस्थापित करें और उसके बाद इनके मकान तोड़ें या जो भी नियम करें। उत्तराखंड में हर सरकार में अवैध बस्तियां खूब फली फूली हैं। 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने इन बस्तियों को नियमित करने के लिए बाकायदा अध्यादेश लाया था, तो बाद की सरकारों में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी भी अध्यादेश लाकर अवैध रूप से बसाई गई इन बस्तियों को बचाती रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। द्वारा जानवरों का आतंक बढ़ गया है। सड़कों पर गाय, सांड और खच्चरों का ऐसा आतंक व्याप्त हो गया है कि आम लोगों का चलना भी मुश्किल हो चुका है। ऋषिकेश के परशुराम चौक पर कई खच्चर दौड़ते हुए दिखे, जिससे रास्ते में पैदल चल रहे मां बेटे खच्चरों की चपेट में आ गए और गिर गए। इन्हें चोट लगी है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। टिहरी झील में इन दिनों दूर दराज से भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन सैलानियों को देखते हुए भी पर्यटन विभाग की अनदेखी यहां लोगों को परेशानी में डाल रही है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर पीने का पानी तक नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बोटिंग पॉइंट के पास लगी दुकानों के पास ही पार्किंग होने की वजह से धूल मिट्टी भी यहां पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता, सैलानी परेशान रहते हैं। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि बोटिंग पॉइंट पर व्यवस्थाएं सुधारने की प्लानिंग की जा रही है।
हाँ, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है और काम ठीक है वैसे, क्योंकि 2 साल के बाद जो है सीजन आया है तो काम तो सही चल रहा है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भी देख लीजिए। अभी इतनी दुकानें लगी हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है, कोई ये सुविधा नहीं है कि पानी का छिड़काव हो जाए। सुविधाएं तो ऑलमोस्ट क्या है कि क्योंकि पानी जो इतना बड़ी झील है, इसमें क्योंकि जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं पे थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। इधर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ ही इस बार द्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम में भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस साल अभी तक 1.5 महीने की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने देखा है कि मदमहेश्वर में जहां पिछले बार 12,880 लोग आए थे, इस साल अभी मतलब 1.5 माह का ही समय व्यतीत हुआ है और 9,300 लोग आ चुके हैं। उसी तरह तुंगनाथ में पिछले बार 1,40,000 लोग यात्रा के दौरान आए थे और इस साल हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने में ही मतलब 90,000 से ऊपर लोग इसमें आ गए यात्रा के दौरान। कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघों के साथ इंसानों का टकराव बढ़ता ही जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कि बाघों की संख्या का बढ़ना, जिससे नुकसान बाघों का भी है, इंसानों का भी है। अक्टूबर 2023 से लेकर 27 जून 2024 तक कॉर्बेट और उससे लगे डिवीजनों में 9 लोग बाघ के हमले में मारे गए, जबकि इन घटनाओं में 4 लोग घायल हुए, जिससे लगातार बढ़ती बाघों की आबादी से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। माना जा रहा है कॉर्बेट में क्षमता से कहीं ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जिससे वो आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर उसकी क्षमता से अधिक बाघ हैं और जो वनाधिकारी उनका कहना है कि एक बाघ के लिए जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो सफिशिएंट होता है। तो 1300 वर्ग किलोमीटर का कॉर्बेट पार्क है, तो यहाँ पर 60-70 बाघों को समाने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 250-300 बाघ हैं और यही कारण है कि जो बाघ है वो आबादी के बीच में आ रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन का भी मानना है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले कॉर्बेट में ही 1,288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 260 बाघ मौजूद हैं। ऐसे में बढ़ते बाघ इससे लगे डिवीजन की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें कई बार आसान शिकार भी मिल जाता है, जबकि रामनगर वन प्रभाग में बाघों की ये संख्या 67 है और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 52 बाघ की मौजूदगी है। पिछले कुछ सालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या अगर हम पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गलत नहीं होगा कि मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, चाहे वो गुलदार हों, चाहे टाइगर के साथ संघर्ष हो। इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो टाइगर्स हैं वो फ्रिंज एरिया की तरफ उनका झुकाव और रुझान बढ़ा है, क्योंकि फ्रिंज एरिया में बहुत सारे ऐसे कैटल्स और पशु मौजूद हैं जो इजी प्रे के रूप में टाइगर के अपना भोजन बनाता है और उस कारण से वो बाहर आता है। घटते जंगल और बढ़ते बाघों की संख्या ने वन विभाग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में इंसान से इनका बढ़ता टकराव रोकने के लिए वन विभाग को और भी कारगर कदम उठाने होंगे, जिससे बाघ और इंसान अपनी हद में आराम से रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।